हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य चौधरी एक बार फिर से आपके अपने चैनल आदित्य मैजिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत चैप्टर के प्रश्नों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज की खूबसूरत प्रश्न का शुरुआत एक खूबसूरत सी लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो आपको बता दें, विद्युत आवेश को मैं क्यू से डिनोट करता हूँ। क्यू से डिनोट करता हूँ और क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन या आई टी होता है। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। इसके अलावा हम बात करें तो आई टी से अगर हम देखते हैं तो आई एम्पियर सेकेंड। क्या होता है बेटा? एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड भी होता है। ठीक है। उसके अलावा देखिएगा ऑप्शन ई में दिया है जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। वोल्ट विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल का होता है। किसका होता है बेटा? विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल का होता है। किसका होता है? विद्युत वाहक बल का होता है। ठीक है। इसके अलावा एम्पियर, एम्पियर जो है मात्रक है किसका? विद्युत धारा का। किसका है बेटा? विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? एम्पियर। ठीक है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओम के नियमानुसार विभवांतर एवं धारा के बीच का ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा, वृत्ताकार, वक्राकार या लगातार दिशा बदलती हुई रेखा। तो आपको हम बता दें, जो ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है, वो कैसा होता है बेटा? वो एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है। आइए कुछ और तथ्य हम जान लेते हैं ओम के नियम में। ओम के नियमानुसार ये होता है, यदि भौतिक अवस्था को, चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए। भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप, दाब इत्यादि। तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी कि B प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I के। अगर इस प्रश्न को मैं हटाता हूँ तो ये क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR के। जहाँ V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? वैद्युत धारा है। और R क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है। एक बात और जान लीजिए, जो ओम का नियम होता है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है। किसके लिए होता है? धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है। धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ठीक बात है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो आपको हम बता दें, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ पे प्रतिरोध R दिया है कितना? 1.5 ओम। और करंट दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 1.5 एम्पीयर। आपसे क्या पूछ रहा है? B पूछ रहा है, यानी कि विभवांतर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है बेटा? ओम का नियमानुसार हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है?
V इक्वल टू होता है IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर मैं I का और R का मान पुटअप कर दे रहा हूँ। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I का मान है 1.5 और R का मान भी 1.5 ही है। इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा बेटा ये 225 यानी कि 2.25 क्या वोल्ट। मैं देखूंगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा या किलोवाट प्रति घंटा। तो आपको हम बता दें, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है ना, यानी यूनिट होती है, वो क्या होती है बेटा? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? जूल होती है। एसआई मात्रक इसका होता है जूल। इसका व्यावसायिक मात्रक होता है, इसका व्यावसायिक मात्रक होता है किसका? विद्युत ऊर्जा का। वो होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है बेटा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, या इसी को हम बेटा कहते हैं एक यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? एक यूनिट भी कहते हैं। यानी कि किलोवाट घंटा या यूनिट दोनों क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। ठीक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर या उपरोक्त सभी पर। तो आपको बता दें, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। और इसके अलावा जो होता है उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम मिला देते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाता है? R प्रोपोर्शनल टू हो जाता है L अपान ए। और इसको जब मैं हटाता हूँ प्रोपोर्शनल को तो ये होता है R इक्वल टू रो L अपान ए। इसके अलावा जो R यानी कि चालक का प्रतिरोध होता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन डी क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की लंबाई L तथा मोटाई A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू होता है रो L/A। ठीक है, अब प्रश्न में बोला है कि प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है, यानी इसका मान कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। 4 बराबर हो गया रो L/A। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगला कंडीशन ये है, कहता है कि लंबाई L/2 हो जाए और मोटाई कितना हो जाए? 2A हो जाए। यानी कि जो लंबाई L है वो कितना हो जाए बेटा? L/2 हो जाए। और जो मोटाई A है वो कितना हो जाए? 2A हो जाए। तब पूछा है प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब R डैश जो नया प्रतिरोध R डैश होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, रो तो फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं। L के स्थान पे क्या हो गया है? L/2 हो गया है। और A के स्थान पे क्या हो गया है? 2A हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो L/A और साथ में 2 दूना कितना होता है बेटा? क्या होता है? 4 होता है, यानी कि 1/4। इक्वेशन नंबर 1 से हम देखें तो रो L/A का मान कितना है बेटा? 4 है। तो जहाँ पर रो L/A वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। जो R डैश हो जाएगा ये हो जाएगा 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो R डैश का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको दोबारा से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है?
आई स्क्वायर अपान आर, बी स्क्वायर आर, वी आई या वी बटे आर। तो आपको बता दें वैद्युत शक्ति को मैं पी से डिनोट करता हूं और पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है डब्ल्यू अपान टी। क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी। ठीक है, इसके अलावा पी इक्वल टू होता है वी आई। क्या होता है, वी आई। ठीक है, और पी का अन्य जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू होता है बेटा वी स्क्वायर अपान आर, या पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर। यानी कि पी के बहुत सारे फार्मूले हैं और सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत हेल्प करेगा। इसके बेटा हम मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका देखिए, इसका मात्रक होता है, पहला क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। या क्या होता है, देखिए वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है बेटा, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। इसके अलावा इसके जो बड़ी मात्रक हैं वो होती हैं किलोवाट होती हैं, और 1 किलोवाट जो होता है बेटा वो क्या होता है, 10 के पावर 3 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 मेगावाट होता है, मेगावाट भी होता है, और 1 मेगावाट का मान जो होता है 10 के पावर कितना होता है बेटा, 6 वाट के होता है। और एक जो बहुत पूछा था एग्जाम में वो होता है अश्वशक्ति। क्या होता है बेटा, अश्वशक्ति होता है, या इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एसपी। क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। और जो एक एसपी होता है वो कितना होता है, 746 वाट के होता है। ठीक है, सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय होता है, टंगस्टन सस्ता होता है, या गलनांक बहुत ऊंचा होता है, या इसका तंतु आसानी से बनता है। तो इसका जो बेटा राइट आंसर है इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि इसका गलनांक इतना अधिक होता है कि अधिक ताप पर भी ये पिघलता नहीं है। इसलिए बल्ब का जो तंतु होता है बेटा टंगस्टन बनाया जाता है। लगभग में 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबा और टीन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन दोनों का। देखिए बता दें आपको हम, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बात समझिएगा। जो फ्यूज का जो वायर होता है और वो क्या होता है, वो उच्च प्रतिरोधकता वाला। कैसा होता है बेटा, उच्च प्रतिरोधकता। और क्या होता है, निम्न गलनांक का होता है। कैसा होता है बेटा, निम्न गलनांक का होता है। ठीक है, और ये करता क्या है, जो फ्यूज जो होता है ये अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग और लघुपथन के कारण जो होता है हमारे जो उपकरण होते हैं उनको नष्ट होने से बचाता है। क्या करता है बेटा, उसी उपकरण की मेरी रक्षा करता है। ठीक है ना, क्या करता है बेटा, उपकरण की रक्षा करता है ना, उपकरण की रक्षा करता है। ठीक बात है। इसके अलावा अगर हम बता दें आपको जो है, ये जो क्या होता है, ये परिपथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो रहता है। क्या बोलते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। कैसा रहता है बेटा, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। ठीक है, संयोजित रहता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने बड़े ही रिसर्च के बाद पता किए हैं, जाने हैं, और ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगला प्रश्न है 100 वाट से लेकर 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध होगा। देखिए क्या दिया बेटा, यहाँ पावर दिया कितना, 100 वाट, वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, आर पूछ रहा है, आर इक्वल टू क्या। तो देखिए हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर अपान आर होती है। क्या होती है, वी स्क्वायर अपान आर होती है, या मैं लिख कर सकता हूँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान पी हो जाएगा। तो v का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया 220 गुणे 220 बटे आर यानी कि 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 22 से गुणा 22 में करेंगे तो बेटा आएगा 484। कितना आएगा, 484। चूँकि प्रतिरोध है तो इसका मात्रक होता है ओम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है,
अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा, एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटे तक किया जाता है तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 3 रुपया है? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया बेटा, हम जानते हैं कि यूनिटों की संख्या क्या होती है। यूनिटों की जो संख्या होती है इसका सूत्र होता है बेटा, सूत्र होता है वो क्या होता है, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे एम्पियर गुणे घंटा गुणे दिन। ठीक है, अपान 1000/1000 होती है। ये बेटा फार्मूला है। इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कितने यूनिट की बिजली खर्च हुई है। देखिए वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट। एम्पियर कितना है, 10 एम्पियर है। और घंटा कितना है, 5 घंटा। दिन कितना है, 30 दिन बटे कितना, 1000। ध्यान से 3 जीरो से 3 जीरो बेटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 5 10, हासिल 1, 2 5 10 11, यानी 110 यूनिट बिजली खर्च होगी। सॉरी, 110 यूनिट क्या होगी बेटा, बिजली खर्च होगी। अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक यूनिट बिजली का जो खर्च है, यूनिट का जो मूल्य है वो कितना रुपया है बेटा, 3 रुपया है। कितना रुपया है, 3 रुपया है। और हमें निकालना है कितना, हमें निकालना है 110 यूनिट का। 110 यूनिट का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा, थोड़ी सी गलती हो रही है, गलती ये हो रही है बेटा, यहाँ पे हम गुणा करने में थोड़ा हमने चूक कर दिया। 110, ठीक है, गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 330 हो जाएगा। कितना है बेटा, 330। ठीक है, तो 110 यूनिट का जो खर्च होगा, 110 यूनिट बिजली का जो खर्च होगा, ठीक है, मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 330, यानी कि 990 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कूलम में बताया हुआ है, प्लस 1.6 × 1.6 गुणे 10 के पावर -18, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर 19, 2.25 गुणे 10 के पावर 18। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर बात कर रहे हैं बेटा, हम प्रोटॉन बात कर रहे हैं। प्रोटॉन के पर जो आवेश होता है, क्या बेटा, आवेश जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों समान होते हैं, बस अंतर क्या होता है उनके चिन्ह का। प्रोटॉन को प्लस से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए, जो बैटरी से प्राप्त धारा होती है, देखिए हमने जैसे देखिए ये मान लीजिए बल्ब है एक, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो धारा बहेगी बेटा वो क्या होगी, वो देखिए ऐसे धारा बहेगी, इस निकलते हुए आएगी, यानी कि एक दिशिक होगी। कैसी होगी, एक दिशिक होगी, और उसको हम कहते हैं बेटा दिष्ट धारा। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कुछ और बात जान लीजिएगा। दिष्ट धारा को हम अंग्रेजी में डीसी कहते हैं, और डीसी कहते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है बेटा, इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 0 हर्ट्ज। क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। और प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी कहते हैं बेटा। जो हमारे घरों में लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, एसी फॉर्म में आती है। और इसकी जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो देखिए आमीटर क्या होता है, आमीटर जो है परिपथ में प्रवाहित धारा की मात्रा को नापता है।
और ये परिपथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जान लीजिएगा, देखिए धारा को मापने के लिए, धारा की मात्रा मापने के लिए कौन क्या यूज करते हैं हम बेटा, हम एक उपकरण यूज करते हैं, इसका नाम होता है एमीटर। ठीक है। और ऐसे विभवांतर नापने के लिए, विभवांतर की मात्रा नापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। क्या करते हैं हम बेटा, वोल्ट मीटर करते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है ये समांतर क्रम में होता है। किसमें होता है, समांतर क्रम में संयोजित होता है। ठीक बात है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 4n, 4/n, n/4 या 4n²। देखिए हम बता दें आपको, समांतर में जोड़ा गया है, कितने प्रतिरोध हैं, n चालक तारों को समांतर में जोड़ा गया है। ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि जो 1/r समांतर क्रम में होता है, 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। और डॉट डॉट कहाँ तक, 1/rn तक। ठीक है। यहाँ बोला गया है प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओम है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और कहाँ तक बेटा, प्लस डॉट 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 1/n तक। ठीक है। तो इसका जो टोटल n/, कितना हो बेटा, n/4 तक होगा। ठीक है। तो टोटल होगा वो कितना होगा बेटा, n/, कितना हो जाएगी, 4। कितना n/4। ये क्या निकला, 1/r। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है r का मान। तो r = क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरफ को रेसिप्रोकल करता हूँ तो कितना आएगा, 4/n, यानी कि 4/n इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, कूलम, ओम, वाट। तो सभी जानते हैं प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि एक माइक्रो ओम होता है ना, एक माइक्रो ओम होता है, तो वो होता है 10⁻⁻6 ओम के। ठीक है। एक मिली ओम होता है, मिली ओम होता है, तो वो कितना होता है बेटा, 10⁻³ ओम के होता है। बाकी आप जानते हैं एम्पियर विद्युत धारा का है, कूलम विद्युत आवेश का है और वाट विद्युत शक्ति का है। किसका है बेटा, विद्युत शक्ति का है। अगला प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जो निकिल और क्रोमियम मिलकर बना होता है। इसमें निकिल 80% और क्रोमियम जो है 20% का होता है। ठीक बात है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बेटा मैं जानता हूँ, देखिए NE = IT। क्या होता है बेटा, NE = IT से जो n का मान होता है, n = क्या हो जाएगा, IT/E के, IT/E के। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो I का मान दिया है, कितना दिया है बेटा, वो दिया है 10 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है, और टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पुटअप कर देते हैं तो n का मान निकलेगा। अच्छा, E का मान कितना होता है बेटा, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है। तो n = हो जाएगा 10 × 1/1.6 × 10⁻⁻19 और इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो ये क्या होगा बेटा, देखिए 10 बटा हो जाएगा 1.6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19। इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 में 1.6 से, तो ये आएगा 6.25 × 10⁻19 कूलम के, 19 की। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चालक के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर या ऊर्जा। तो आपको बता दें
किसी एक बिंदु से तो ले जाने जो आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, यदि आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया होता तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक बात है। अगला प्रश्न है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए, हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। एल बाई क्या होता है, ए, जहाँ पर रो क्या होता है, रो जो होता है ये होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है बेटा, प्रतिरोधकता होता है। और जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है, वो केवल चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि चालक की लंबाई, ना ही चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, समान मान वाले 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में उसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। देखिए, हम जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है बेटा, 1 जो आर इक्वल टू होता है 1/R1, 1/R2 और प्लस 1/R3, मतलब ऐसे बढ़ता जाता है। कहाँ तक बेटा, डैश 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 1/Rn तक। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 प्रतिरोध हैं और समान मान के हैं, यानी कि 1/R इक्वल टू, यानी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ये R इक्वेलेंट है, R इक्वेलेंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा, जो R इक्वेलेंट होगा, है ना, इक्वेलेंट होगा, वो हो जाएगा 3/R के, है ना। या यूँ मैं कहूँ जो R इक्वेलेंट होगा, है ना, R इक्वेलेंट होगा वो कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा R/3 के, यानी कि जो परिणामी प्रतिरोध है प्रत्येक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे 1 ओम और 1 ओम दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में। कैसे हम जानते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर देखते हैं तो करंट क्या हो रही है, यहाँ से, यहाँ जब करंट निकलती है, देखिए मैं यहाँ से बैटरी जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें जो करंट होगी वो करंट क्या होगा बेटा, यहाँ से 2 भागों में बट जाएगा, और जहाँ करंट बट गया वो क्या होती है, समांतर क्रम में होती है। तो 1 ओम और 1 ओम किसमें है बेटा, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में मैं जानता हूँ, देखिए 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1, यानी कितना हो गया आपका, कितना हो गया बेटा आपका जी, ये हो गया 2। कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच, ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, वो हो जाएगा 2 प्लस 0.5, यानी कि 2.5 ओम इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है। हीलियम और नियान, नियान और आर्गन, आर्गन और हाइड्रोजन, या आर्गन और नाइट्रोजन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। हम विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ये आर्गन और नाइट्रोजन गैस कैसे गैस होते हैं बेटा, अक्रिय गैस होते हैं, और अक्रिय गैस इसलिए भरते हैं ताकि ये वाष्पीकृत होकर टंगस्टन को जो है गला ना सके, है ना जी, वाष्पीकृत ना कर सके, इसलिए हम आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा हम इसका कर दे रहे हैं प्लस माइनस, ए और बी के बीच हम बात कर रहे हैं बेटा, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर जो होगा, ध्यान से देखिएगा,
ये क्या है, प्लस का 1 वोल्ट प्लस यहाँ पर कितना बेटा 2 वोल्ट, यानी कि कुल कितना हो गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से स्टार्ट होता है, जिस चिन्ह से स्टार्ट होता है वही चिन्ह हम लेते हैं। प्लस यहाँ से है और तो इसका प्लस रख लिया, यहाँ प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिया। ठीक बात है, 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताएं वो सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण थे। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखकर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। देखिए बेटा, फॉर्मूला जानते हैं, उत्पन्न ऊष्मा हीट इक्वल टू क्या होता है जी, ये होता है सामर्थ्य गुणे समय। क्या होता है बेटा, सामर्थ्य गुणे समय होता है। यहाँ पे जो सामर्थ्य यानी का वैल्यू दिया है, पी का मान दिया, कितना दिया है 0.5 किलोवाट दिया है। कितना दिया है, किलोवाट। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 1000, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 500 वाट है। कितना हो जाएगा 500 वाट के हो जाएगा। और टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। 20 मिनट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 20 मिनट टाइम दिया, इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 60 सेकंड के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो हीट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा सामर्थ्य गुणे समय यानी पी गुणे टी, यानी कि पी का मान दिया है कितना बेटा 500, और टाइम कितना दिया है 20 गुणे 60। 20 गुणे कितना हो जाता 60, गुणा कर देते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60, यानी कि 6 गुणे कितना हो जाएगा बेटा 6 गुणे हो जाएगा 2 3 4 और 1 0, 10 के पावर 5। कितना बेटा 10 के पावर 5, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा 6 गुणे 10 के पावर 5 जूल। ठीक है, 6 गुणे 10 के पावर 5 जूल इसका राइट आंसर होगा। ठीक बात है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।